बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी मॉर्निंग्स अच्छी हो रही होंगी। मॉर्निंग अच्छी होने का मतलब है कि आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे आपके दिन बहुत अच्छे गुजरें। और आज की मॉर्निंग तो वैसे ही बहुत अच्छी हुई। जब सुबह सुबह उठे तो हमें यही था कि बहुत धूप होगी बाहर, लेकिन हमने देखा कि बाहर धूप नहीं थी। मुझे लगता है शायद मौसम दोबारा वापस सर्दियाँ आने वाली हैं। वो हम अक्सर सुनते हैं ना कि वो जाते जाते सर्दियाँ वापस आ गई है, जाते जाते गर्मियाँ वापस आ गई। तो मुझे लगता है अब यही हिसाब है कि जब गर्मी आना शुरू हो गई थी, जब तेज़ धूप निकलना शुरू हो गई थी, तो दोबारा से फिर से मौसम ने जो है वो करवट बदली है। और आज कहीं धूप नहीं थी, मौसम ठंडा हमें सुबह लग रहा था। अब ये नहीं पता कि आने वाले कितने दिनों तक मौसम ऐसा रहेगा। क्या पता कल धूप निकल आए, फिर से मौसम गर्म हो जाए। खैर, सर्दियाँ जाने वाली हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, इसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग जाते जाते बीमार हो जाते हैं। जैसे जैसे जाते जाते सर्दियाँ वापस आती हैं, वैसे कुछ लोग सारी सर्दियाँ बीमार नहीं होते, उनको फ्लू नहीं होता, फीवर नहीं होता। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ जाके वापस आ रही होती हैं ना, तो उनको फ्लू और फीवर और तबीयत ख़राब हो जाती है। और हम उनको कह रहे होते हैं कि पूरी सर्दी आपका जो है वो तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन जाते जाते जो है वो आप बीमार हो गए हैं। और ये जो जाती सर्दियों वाले बंदे बीमार होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है। तो अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। आज धूप नहीं निकली तो कोई बात नहीं, धूप तो निकल जाएगी 2-4 दिनों में, शायद कल ही निकल आए तो मौसम हो जाएगा इस तरह का कि वैसे अब गर्मी जो पड़ेगी, जिस शिद्दत से हम सोच रहे थे कि सर्दी पड़ेगी, उस शिद्दत से सर्दी नहीं पड़ी। और यकीनन उम्मीद भी अब हम यही सोच रहे हैं कि उतनी शिद्दत से ही अब जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन ये है कि रमज़ान हमारा अच्छा गुजर जाएगा, सही वाले मौसम में गुजर जाएगा रमज़ान। इसके अलावा हम हमेशा तालीम पर बात करते हैं। तालीम बड़ी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और तालीमी निज़ाम हमारा कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान, खालिद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमा है हमारी रिपोर्टर अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं कि करवट बदल रहा है। कितने दिनों तक मौसम इस तरह रहने का इम्कान है? मैडम, एक तो आज का बताया गया है कि आज जो है वो बारिश का इम्कान भी है, और अच्छा। 80% बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया महकमा मौसमियात के मुताबिक। इसके बाद जो है फिर वो हफ्ते का बताया जा रहा है कि हफ्ते तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद फिर मुल्तान के सारा सर्दी बारिश नहीं हुई और अब बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और मुझे अभी भी याद है, मुझे दिसंबर के मिड से बारिशों का कहा था ना, वो बारिश नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये तो कुदरती निज़ाम है कि अल्लाह ताला जब चाहे बारिश दे दें। बस प्रेडिक्शन जो होती हैं कभी इस तरह से अब हमें सुनने में आ रहा था कि 9 से 13 दिसंबर तक बारिशें हैं, फिर वो सुनने में आ रहा था 24 से 29 तक बारिशें हैं, फिर पता लगा जी 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बारिशें हैं। तो हम देखते ही रह गए, बारिशें नहीं हुई। लेकिन अब फिर आज मौसम जो है वो आज 80% बारिश का बताया जा रहा है कि बारिश का इम्कान जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है ये हफ्ते तक जारी रहेगा। उसके बाद बाकी अल्लाह का निज़ाम है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। ठीक हो गया। सर, आपकी तरफ आते तालीमी निज़ाम की अगर बात करें, मुल्तान की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें, तो यहाँ का तालीमी निज़ाम आप क्या समझते हैं, कैसा है? शुक्रिया मैडम। एक तो आपने याद किया अपने मॉर्निंग शो में। देखिए, हर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो तालीमी निज़ाम है वो सबसे बेहतर हो। हमारे जो इस कंट्री के, हमारे इस वसेब के जो बच्चे हैं, सब के बच्चे हैं, उनकी जो तालीम है, उनकी तरबियत है, वो अच्छी से अच्छी हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उसके काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए हुए हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से रोज़ाना फोकस किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैं, मैडम साहबा जो मरियम नवाज़ साहबा, उनका विजन है, और जो हमारे मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब हैं, बहुत ही इसको फोकस किए हुए हैं। ख़ुसूसन फॉलो अप में भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, उस फॉलो अप उसके अंदर सहूलियात जो मैक्सिमम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इसको। ठीक है, ज़िला मुल्तान में तालीमी निज़ाम के सबसे बड़े चैलेंजेस की अगर बात कर लें तो वो कौन से हैं? देखिए मैडम, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेचुरली आप कह लें कुछ मसाइल ऐसे हैं जो एक कंट्री फेस कर रहा है, पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो उसके असरात यकीनन हमारे इस डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पर भी हैं। जैसे पॉवर्टी है कि एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चा, यकीनन मैं नहीं पढ़ सका, मेरा बच्चा जो है वो आला तालीम से आरास्ता हो, लेकिन उसके गुर्बत जो है वो उसके आड़े आ जाती है। वो या तो भेज नहीं पाता स्कूल में, या भेजता है तो साथ साथ उसका फोकस ये होता है कि ये कुछ कमा के मेरे सपोर्ट भी करे। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट अब उन्होंने कुछ वज़ाइफ की तरफ स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट दे रही है, कोशिश कर रही है ताकि ऐसे पेरेंट्स जो पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और बच्चे जो हैं उनके आला तालीम से महरूम हैं, तो उनको स्कॉलरशिप्स के ज़रिए भी आगे लाया जाए ताकि उनके लिए के मौके दिए जाएँ कि वो तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, स्कॉलरशिप के हवाले से अगर बात करें तो स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से उनको मिलेंगी स्कॉलरशिप्स? देखिए मैडम, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बाज़ उसमें स्कॉलरशिप मुख्तलिफ चल रहे हैं इस वक्त। एक पीफ है इदारा, वो देता है, तो वो जो नीडी हैं बच्चे, उनका क्राइटेरिया अपना है कि जिसकी मंथली 6000 से कम है, इस तरह उसका क्राइटेरिया ये है, वो उनको मंथली बुनियाद पे वो उनको स्कॉलरशिप देता है। अब जो मोहतरमा CM वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने जो इंट्रोड्यूस कराया है, तो ऐसे जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं, तो जिनके नतायज अच्छे हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, तो उनको उनका उन्होंने शुरू कर दिया है देना सेकेंड ईयर से। पहले ग्रेजुएशन आला BS क्लासेस था, अब सेकेंड ईयर से भी अनाउंस कर दिया और नीचे भी आ रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों को जो है वो उनकी जो मसाइल हैं उनको उनकी हेल्प की जा सके। ठीक हो गया। अहमद, वैसे तो जो आपका पहला सवाल है, मैं वो पहला सवाल नहीं करना चाहती क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह क्राइम की बातें, अब बंदा क्या सुबह सुबह उठ के क्राइम की बातें करे, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो फिर क्राइम पे भी आ जाएंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा पहले लाहौर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर बनाया गया था। स्पेशली जो मोटर बाइक्स होती हैं, ग्रीन लाइन मंसूबा ये है कि सड़क है, रोड के जो बाएं तरफ लाइन होगी तो वहाँ पर ना एक ग्रीन लाइन बना दी जाएगी, मुकम्मल तौर पे उसको पेंट कर दिया जाएगा ग्रीन लाइन को। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल सवार जो है वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा। तो पहले लाहौर में ये इनिशिएटिव लिया गया था, तो अब दूसरा शहर मुल्तान है जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया, पंजाब में। अब ये मुल्तान लाहौर में अभी सक्सेसफुली चल रहा है वो? हाँ, लाहौर में सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन मुल्तान में अभी मंसूबा जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। पहले जो है वो चौक कुम्हारा वाला से लेकर विहाड़ी चौक तक जो है वो लाइन दोनों तरफ रोड के ना बाएं तरफ जो है वो दोनों रोड के दोनों तरफ पे बाएं तरफ जो है ये लाइन लगाई जाएगी। अभी मतलब कि वन साइड मुकम्मल होने के करीब है, अभी सब्ज़ी मंडी तक पहुँचे हैं। तो उसको कंप्लीट करने के हवाले से जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ज़्यादातर अगर हम देखते हैं मुल्तान में हादसात जो हैं वो मोटर बाइक्स पर होते हैं। ज़्यादातर हर सिटी में मुझे लगता है कि मोटर बाइक्स पे ज़्यादा से टक्कर लगी, मोटर बाइक वाला आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम महीने के हवाले से बात करें तो हर माह जो है वो 2000 से ज़ायद हादसात होते हैं, जिनमें 1300 से 1400 मोटरसाइकिल के हादसात होते हैं, 1500। तो इस तरह से ये जो मंसूबा है बहुत कामयाब मंसूबा है। अगर इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हादसात में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। बेसिकली ये जो मंसूबा है ग्रीन लाइन, इस पे मोटरसाइकिल सवार अपना सफ़र जो है वो कर सकेंगे। अलग लाइन होगी, वो दूसरी लाइन में नहीं आ सकते। अगर वो दूसरी लाइन में आएंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब हम सिटी मुल्तान से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर जो मोटरसाइकिल सवार हैं ग्रीन लाइन से हट के अपनी लाइन में नहीं चलेंगे या दूसरी लाइन में आएंगे, गाड़ियों वाली लाइन में आएंगे, तो उनकी गाड़ियां भी बंद की जाएंगी, उनको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ अभी ये मंसूबा जो है वो चौक कुम्हारा वाला से शुरू हुआ है, उसके बाद बोसन रोड पर ये मंसूबा जो है वो बनेगा, उसके बाद कलमा चौक जो इस दिन बनेगा, उसके बाद जो है फिर पुराना शुजाबाद रोड पर ये मंसूबा जो है वो बनाए जाएंगे।
तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मुल्तान में दूसरा शहर है जिसमें ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे की बहुत अशद ज़रूरत है मुल्तान शहर में। एग्जैक्टली अभी मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं जा रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो एक गाड़ी की मोटर बाइक से ज़रा सी टक्कर हुई। अब वो आपस में वहीं पे रोड पे ही गुत्थम गुत्था के बिल्कुल पीछे ऐसे। लाइनें लग गई हैं, तो ज़रा सी टक्कर हो जाती है, कभी गाड़ी वाली का बड़ा नुकसान तो मोटर बाइक वाले का तो है ही है। बिल्कुल और ऐसे। वो अक्सर मोटर बाइक में उन बच्चे 3-3 4-4 बैठे हुए होते हैं और वो सारे जख्मी हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ये हो जाता है जल्दी इस बिल्कुल पे ऐसे। अमल दरामद हो जाता है। क्योंकि अब एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा है, उसको नहीं पता कि मेरे पीछे क्या है, वो सिर्फ सामने देख रहा है। वो कभी उस लाइन में आ जाएगा, कभी उस लाइन में आ जाएगा, कभी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में आके ना तो अब बेकाबू हो जाता है। जो पीछे गाड़ी वाला होता है वो अपनी स्पीड से आ रहा होता है, जब वो देखता है कि मोटरसाइकिल वाला बुकलाहट का शिकार है तो वो खुद भी एक बुकलाहट का शिकार हो जाता है। जब वो बुकलाहट का शिकार होता है तो फिर वो हादसे का सबब बनती हैं चीज़ें जो है। अब गुज़श्ता 1 रोज़ कबल जो है वो हादसा हुआ हसन सवाली के करीब, जिसमें जो है वो 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिनको 3 को मामूली। वो इस तरह से ही वाक़यात होते हैं कि मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की लाइन में चल रहे होते हैं, नहीं पता वो फर्स्ट रो बस में जब आ गाड़ी रहे हैं। चला रहे होते हैं ना, सब बस ये टेंशन होती है कि पता नहीं चलता इधर मोटर बाइक वाला आ रहा है, इधर मोटर बाइक वाला आ रहा है, कुछ समझ नहीं आती। अभी ये जा रहे होते हैं इधर, अगर गली है तो गली से एकदम से मोटर बाइक निकलेगी। कचहरी फ्लाईओवर पर जो है वो इंसिडेंट हुआ एक, तो वो मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाई तो पीछे से 16 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। तो सिर्फ इतनी छोटी सी गलती होती है। तो ये मंसूबा ग्रीन लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 3-4 जगहों पर ना बनाया जाए, हर जगह पर बनाया जाए, क्योंकि इससे हादसात में भी कमी आएगी और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी लाइन में रह कर ट्रैफिक के फ़्लो को जो बहाव है उसमें भी कमी आएगी। वो हर ट्रैफिक अपनी अपनी लाइन में जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा इस तरह से सिस्टम जो है बनाया जा सकता है। हर बंदे को जल्दी है, वो कहता है जी मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं, लेकिन इतनी भी जल्दी ना करें कि आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं और घर पहुंचने से भी आप रह जाएं। तो बेहतर यही है कि ये मंसूबा जो है, मैं भी समझता हूं कि पूरे मुल्तान शहर के अंदरून शहर में भी जैसे मुख्तलिफ हमारे रूट्स हैं, तो ये जब मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है ये मंसूबा बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हर जगह, हर चौक, हर रोड पर ये मंसूबा जो है बनाया ग्रीन लाइन होनी चाहिए, ताकि मोटर सवार लोगों को पता हो कि ये हमारी लाइन है और हमने इससे बाहर नहीं निकलना, और गाड़ियों वालों को पता हो कि हमने इस लाइन में नहीं जाना। खाली सर आपकी तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, तलबा के हवाले से। अच्छा, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में जो तालीमी निज़ाम का फ़र्क है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा अपना ही है, वो भी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट जो है वो सेटअप जो है वो चल रहा है। वो भी अपना नुमाया किरदार अपना इस लिटरेसी में, तालीम के मैदान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं, देखिए जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है और वालिदैन के लिए भी एक गवर्नमेंट का मोनोग्राम होता है, एक सेटिस्फेक्शन का बायस है कि एक स्कूल हेड से लेकर सेक्रेटरी जो स्कूल साहब हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैं, उन तक पूरी हमारी एक चेन है। किसी को इशू है तो वो हेड उसको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे मौजूद है, वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी तहसील लेवल पे एक हमारा एजुकेशन के जो मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा स्ट्रक्चर है। तो देखिए, पूरा एक वालिदैन की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके बच्चों की बेहतर से बेहतर लुक आफ्टर करने के लिए, तालीमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये बनाया गया है। तो जब हम इसको देखते हैं तो यकीनन जो सेटिस्फेक्शन इधर है तो उस तरफ नहीं है। आए रोज़ हमें शिकायत मौसूल होती हैं प्राइवेट सेक्टर से कि उसने इतने थोड़े पैसे दिए हैं, वो सैलरी जो है उसने कम दी है, अब वो वापस नहीं कर रहे, या बच्चे का सर्टिफिकेट है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं इनको रिजॉल्व करने में मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं पेरेंट्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि वो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका इंतखाब करें। कोई इश्यूज़ हैं तो हमारे नॉलेज में लें। बाकी कुछ स्टाफ की कमी थी तो गवर्नमेंट अब उसको भी पूरे करने जा रही है।
अब रिक्रूटमेंट जो है विद इन फ्यू डेज वो भी हो जाएगी। ठीक है सर, हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की, स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, अब तक कितने स्कूल प्राइवेटाइज हो चुके हैं? अब तक पूरा नहीं है डिजिट मेरे माइंड में, अबाउट 5000 एक्सपेक्टेड ऐसा है कि इतने जो है वो, लेकिन इससे भी मैं डिसएग्री करूँगा, प्राइवेट नहीं हो रहे। यानी उसकी सिर्फ मैनेजमेंट जो है वो चेंज की जा रही है, वो पूरा इदारा, पूरा एसेट अब भी हमारे गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। एक पब्लिक में ये फैला दिया गया है, इसको अफवाह ही कह सकते हैं कि प्राइवेट हो रहे, प्राइवेट नहीं हो रहे। दूर अफ्तादा थे, जहाँ स्टाफ का इशू था इस तरह, तो गवर्नमेंट ने एक जो है एक ऑनर से, पब्लिक से जो है उनसे एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 इयर्स के लिए, और अब जो हमारे इंतज़ामी तालीमी जो अफसरान हैं उसके प्रॉपर विज़िट कर रहे हैं। हमारे जो ऑनरेबल डीसी साहब हैं वो विज़िट का हमें हिदायत मिलती हैं, तो वो पूरी बिल्डिंग, पूरा एसेट, सब कुछ हमारे गवर्नमेंट के पास है, हम उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पेरेंट्स के लिए एक मैनेजमेंट जो थी, इंतज़ामिया को चेंज किया गया है एक बेहतर नतायज के हसूल के लिए। मिडिल और हाई स्कूल्स को भी प्राइवेट पार्टनरशिप पे देने जा रहे हैं? देखिए अभी तक तो कोई ऐसा हमें कोई हिदायत ऐसी नहीं मिली, जो प्राइमरी स्कूल की हद तक हुए हैं। बाकी गवर्नमेंट वालिदैन और बच्चों के बेहतर मफाद में जो बेहतर फैसला करेंगे, यकीनन हम उसकी भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है सर, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए उसमें मैडम बहुत सी वजूहात हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो सबसे मैं समझता हूँ कि वो पॉवर्टी है। सबसे बड़ी जो रीज़न है, हम जब कोशिश करते हैं तो वो गुर्बत है। लेकिन हुकूमत, आपने कहा उसके साथ साथ उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ना? देखिए वो कर रही है। अब देखिए हम फ्री बुक्स गवर्नमेंट दे रही है, यूनिफॉर्म फ्री है, आपकी फीसेस नहीं है, आपको कुछ अब नहीं, तो मेरे ख्याल पिक एंड ड्रॉप का भी है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जो इतनी तादाद जो नहीं आ रहे, सपोज उनकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जो वालिद समझता है कि मुझे फिर भी इसके सपोर्ट के लिए चाहिए। अब भट्ठे के ऊपर काम करने वाले माँ बाप हैं, वो बच्चों से उस तरफ ले जाते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए इतने पैसे जो है वो कमाई करके हमें दे देगा। इसी तरह इसके साथ साथ कोई और भी हैं रीज़न। अब गवर्नमेंट हर एक के घर के साथ स्कूल नहीं बना सकती, किसी की एक्सेस से दूर है, उसकी पहुंच से दूर है। अब वालिद मजदूरी पे जाता है, उसे छोड़ता है तो वो उसकी जो डेली की मजदूरी है वो सफ़र होती है, तो वो बच्चा को भेजता है, वो नहीं जाता, बिलाखिर वो उस तरफ लगा देता है। अब हमारे के साथ गवर्नमेंट स्कूल इस तरह भी नहीं इस्टेब्लिश कर सकती। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन पे भी तो काम कर देना चाहिए फिर। जी यकीन, ज़्यादातर इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मसाइल इसी से शुरू होते हैं। बस उस पे भी यकीनन गवर्नमेंट सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है। जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान, क्योंकि क्राइसिस में भी फाइनेंशियल जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर भी उसके बावजूद समझता हूँ जो हमारा सूबा पंजाब है, तो सीएम साहब अब बेहतर से बेहतर उन मसाइल के बावजूद इनिशिएटिव ले रही हैं, और उनका फोकस भी यही नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन है। ठीक हो गया सर। अहमद, पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ गुज़श्ता हफ्ते, और अब तक पुलिस ने कितनी मंशियात बरामद कर ली हैं, इसी से रिलेटेड सवाल से भी है, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए मंशियात के खिलाफ मुल्तान पुलिस ने बड़ा सख्त जो है वो क्रैकडाउन किया हुआ है, क्योंकि मुल्तान के शहर के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है। अब पहले होता था कि मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं जो मंशियात का गढ़ थे, लेकिन अब वो गढ़ नहीं है, लेकिन वहाँ अब लोग बड़े पुरसकून तरीके से रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान का गुलशनाबाद, दिल्ली गेट का इलाका, ये बस्ती खुदादात, इसके साथ मखदूम रशीद के इलाके में मंशियात इस तरह से बहुत बड़े जो है वो एक किस्म के अड्डे बनाए हुए थे जिन लोगों ने, तो मुल्तान पुलिस ने उन पर क्रैक डाउन किया और भारी मिकदार में तकरीबन 100 किलो से ज़ायद जो है वो मंशियात बरामद किया, और उनमें से मुख्तलिफ गैंग ऐसे हैं जो एजुकेशन सेक्टर में मंशियात के जो है वो सप्लाई करते थे। इसी से रिलेटेड सवाल से मैं करना चाहूँगी, लेकिन आप पहले बात कंप्लीट। इसके साथ जो है वो आइस भी बरामद हुई है, जो आजकल जो है वो जिसका नशा ज़्यादा जो है वो पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में। जो मुलजमान पकड़े गए हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि हम एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में मंशियात जो है वो सप्लाई करते थे। वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इस तरह के मंशियात के आदी हैं,
तो उस तरह से मुल्तान पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। थाना मुजफ्फराबाद के अगर हवाले से बात करें तो थाना मुजफ्फराबाद पुलिस ने तकरीबन 42 किलो से ज़ायद चर्स पकड़ी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें थाना शाह शम्स के हवाले से, तो थाना शाह शम्स ने भी 12 किलो से ज़ायद चर्स पकड़ी है। मखदूम रशीद ने भी 15 किलो से ज़ायद चर्स पकड़ी है। उसके साथ थाना चेलिया, थाना कैंट और जो है, जब एक चीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी तरीके से फ़रोख्त होगी, तो जहाँ से वो बन रही है वो क्यों बन रही है, ये समझ से बाहर है। देखिए मैडम, वो इलाके हो जाते हैं, ये मंशियात जो है ये आती है बलूचिस्तान से या इस तरह से फोर्ट मंडरो से, तो वहाँ पर खुलेआम मंशियात बिक रही है। वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे ही वो मुल्तान शहर में इंटर होते हैं या किसी और शहर में इंटर होते हैं तो फौरी तौर पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो चुकन्ना हो जाते हैं। फौरी तौर पर उस गाड़ी को भी रुकवा दिया जाता है, जी आपकी गाड़ी में मंशियात है, क्योंकि देख तो वो भी रहे होते हैं कि इस गाड़ी में मंशियात आ रही है और वहाँ सप्लाई हो रही है। पहले हम देखते थे कि पुलिस जो है वो 300 ग्राम चर्स पकड़ लेती थी, 200 ग्राम आइस पकड़ लेते थे, लेकिन अब जो है बड़े डीलर्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं जो मंशियात लेके आते थे, और उनको सज़ाएं भी हो रही हैं। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल की उनको सज़ाएं भी हो रही हैं और 6-6 महीनों के अंदर अंदर उनके फैसले हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मुल्तान पुलिस ने बड़ा सख्त इक़दाम किया हुआ है। तो हर थाने वाइज जो है वो अपनी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। जैसे मुमताज़ाबाद पुलिस है, तमाम मुल्तान पुलिस के जो नुमाइंदे हैं, SHOs हैं, वो बड़े अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ख़ासतौर पर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ उन्होंने शदीद घेरा तंग किया हुआ है। जैसे ही उनकी हदूद में गाड़ी आती है, हर किसी का अपना सोर्स होता है, जैसे ही उस थाने की हदूद से गाड़ी गुजरती है तो वो थाने पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। अब बीच में गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले एक बात हुई, बलोचिस्तान से पुलिस की गाड़ी के अंदर मंशियात सप्लाई हो रही थी, जिनमें से एक पुलिस वाला भी शामिल था, जिनको थाना गुलगश पुलिस ने सैदामाला बाईपास रोक कर उनको गिरफ्तार किया। तो पता लगा उनसे मंशियात भी बरामद हुई है, उनसे आइस भी बरामद हुई है। उनकी गाड़ी जो है वो पुलिस वाली थाना गुलगश पुलिस ने हवालात में बंद कर दी, गाड़ी को भी बंद कर दिया, मुल्ज़मान को भी। तो इस तरह से अब सोर्स जो है वो सोर्स बेस के ऊपर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस तरह से अगर कार्रवाइयाँ चलती रही तो मैं समझता हूँ कि मंशियात जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और ख़ास तौर पर मुल्तान पुलिस का एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो मंशियात के आदी लोग थे उनको डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो मुल्तान पुलिस ने अपने बनाए हुए हैं, वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिए जाते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे कि मुल्तान में अब आपको नशाई वगैरह या ड्रग जो एडिक्शन है वो नज़र नहीं आ रही, तो इस तरह से वो उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर देते हैं। वहाँ पर उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है। अगर किसी को शौक है सिलाई का काम सीखने का, उसको मुल्तान पुलिस जो नुमाइंदे हैं वो सिलाई का काम सिखा रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज के उनको काम जो हैं वो वहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर ये जो भिखारी होते हैं इनको भी मुल्तान पुलिस उठाकर जो है वहाँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल करती है। वहाँ भी इनको काम तमाम ख़ास तौर पर फीमेल्स को भी वहाँ पर काम सिखा रहे हैं, ताकि मुल्तान शहर में मंशियात का कला कमा कर सकें। बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बड़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं साथ साथ के, जहाँ हम खबरें देते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि अब देखिए मंशियात को ख़त्म करने के लिए जो भी चीज़ें की गई हैं ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल, और आगे इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यकीनन मुल्तान जो है वो बिल्कुल मंशियात से पाक हो जाएगा, हम कह भी सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि मौसम बड़ा सुहाना है, और इस हवाले से हम अपडेट भी लेंगे कि मौसम की क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेडिक्शन तो की जा रही है कि बारिशें होंगी, बारिशों के बगैर अब गुजारा भी नहीं है, क्योंकि गंदम भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसको बारिश की ज़रूरत है। अगर बारिश ना हुई तो खुदा ना खास्ता हम खुशकसाली की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इस दफ़ा हमें बारिशों का ज़्यादा सामना नहीं रहा, बारिशें हुई नहीं। हम सुनते तो थे, प्रेडिक्शंस की गई थी कि दिसंबर के मिड से लेकर आगे बारिशें होंगी, लेकिन बारिशें नहीं आई। अपर पंजाब में फिर 1-2 बारिश हो गई है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई बारिश नहीं हुई है सच ना। तो बारिश का होना बड़ा ज़रूरी है, और हम दुआ भी यही करते हैं, सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाएं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश होगी। तो हम तो वैसे दुआ कर रहे हैं कि बारिशें हों। इसी हवाले से हसन मलिक हमारे साथ होंगे जो हमें बताएंगे कि वेदर की क्या अपडेट है। जी हसन, बताइएगा।
जी, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह सवेरे से मुल्तान शहर में आसमान पर स्याह चादर दिखाई दे रही है और आसमान जो है वो इस वक्त स्याह बादलों की लपेट में दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे से मतला जहाँ एक जानिब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है तो वहीं दूसरी जानिब ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम भी निहायत खुशगवार दिखाई दे रहा है और सुबह सवेरे से ही मुल्तान शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, लेकिन साथ क्योंकि ठंडी हवा चल रही है तो मौसम निहायत खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज से मुल्तान शहर में बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज दोपहर से शाम तक मुल्तान शहर में गरज चमक के साथ बारिश रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। रात के औकात में भी हल्की लाइट रेन रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और कल भी मुल्तान शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से अबर आलूद रहेगा। अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से जो मुल्तान शहर की एक वेदर कंडीशन और वेदर सिचुएशन बिल्कुल ड्राई थी, कोल्ड एंड ड्राई वेदर रहता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो आज मुल्तान शहर में उस तरह की कंडीशन नहीं है। आज सुबह सवेरे ठंडी हवा चलती हुई दिखाई दे रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहर और गिरदो नवाह का 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है, जो कि 70% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज चौथे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान मुल्तान शहर में वेदर कंडीशन तब्दील होती हुई दिखाई देगी। जो गुज़िश्ता कई दिनों से एक गर्मी की लहर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी उसमें कमी आएगी और ये जो बारिशों का स्पेल है यह आइंदा 2 रोज तक जारी और सारी रहेगा। आज भी बारिश रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और कल भी बारिश होगी। दरमियान में 3-4 दिन मौसम मॉडरेट रहेगा, हल्के फुल्के क्लाउड रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा स्पेल जो है वो फिर 24 फरवरी से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 27 फरवरी तक जारी और सारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा, हल्की ठंडी हवा इसी तरह से चलती रहेगी और बारिश होने की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया हद तक कमी देखने को आएगी। जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें अपडेट किया। आपने भी यही कहा कि बारिश होने के इम्कानात हैं। हम दुआ करते हैं कि बारिशें हों ताकि मौसम भी बेहतर हो और हमारी जो फसलें हैं वो भी बेहतर हों। और अगर बारिशें ना हुई, अल्लाह ना करे, तो फिर वही बात है कि बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं और इस मौसम में हमने देखा कि हमें स्मोक का सामना, तो उस वजह से हमने बहुत कुछ फेस किया। फिर बारिशें नहीं हुई, फिर मौसम की शिद्दत इतनी नहीं थी जितनी सर्दियां आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। तो अगर अब बारिशें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। सर, आपकी तरफ आऊँगी। अभी अहमद ने भी बताया और हम भी देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मंशियात फ़रोख्त की जा रही हैं वो एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर है। इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड हॉस्टल्स होती हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंशियात फ़रोख्त की जा रही हैं। क्या अमल दखल क्या है इसका? आप लोग क्या कैसी चीज़ें देख रहे हैं? क्योंकि मेरी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो हमारा हायर एजुकेशन अलग हो जाता है जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो हमारे जो ज़ेर कंट्रोल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स ही आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एक इस हवाले से भी चेक एंड बैलेंस बेहतर है। पेरेंट्स का भी रब्ता होता है और असातिज़ा की भी नज़र होती है स्कूल लेवल पे। 12वीं क्लास तक हमारे पास स्कूल्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कोई केस हो। एज ओवरऑल, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ना, आप क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उस हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, उस हवाले से देखिए मैडम, अगर एक यूनिवर्सिटी, उसमें तो 2 फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से 2 फैक्टर्स अहम हैं। एक तो जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, इस तरह कॉलेजेस की मैनेजमेंट है, तो उनको इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसमें उनकी जो अहलकार हैं और खुफिया तौर पर भी उनकी नज़र रखनी चाहिए। जो इस तरह कोई ट्राई करता है बच्चों को इस अपने उनकी ज़िंदगियों से खेलने का, कोई माफिया जो है इसमें वो कोशिश करता है बच्चियों की या बच्चों की, तो उसको फ़ौरन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको उनके साथ मुतले करना चाहिए, उनके हवाले करना चाहिए।
और कोऑर्डिनेशन भी उनको रखनी चाहिए। और दूसरा मैं इस हवाले से जो अहम है इसमें जो रोल है यकीनन वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है, पॉलिस का है कि वो अपने जो खुफिया हैं जो उनके एहलकार हैं वो स्कूल कॉलेजेस या जहाँ हॉस्टल्स हैं यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। गाहे बगाए वो देखे कौन इस तरह जो यकीनन पीछे एक माफिया है जो अरसे से जो बाहर से आ रही हैं उनकी बच्चों की उनकी ज़िंदगियों से खेलने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वालिदैन भेजते हैं तालीम के असूल के लिए और एफएससी के बाद मैं समझता हूँ इतनी लाइफ उनको पता नहीं होता। स्कूल के बाद एक बाहर के शहर में सेटल्ड होना स्टडी के लिए उस बच्ची को या बच्चे को पता नहीं होता। तो कोई फिर इस तरह जो माफिया है इस तरह बड़े जो इसमें मुलव्वस लोग हैं जो बाहर से लाकर ऐसे बच्चों की खाने पीने के अंदाज में या इस तरह किसी दूसरे भी ज़रिए से कोशिश करते हैं उनको नशा के आदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन होगा तो यकीनन फिर कोई जुर्रत नहीं कर सकेगी। ठीक है एक बात जी कहूँगा, सर ने बहुत अच्छी बात की है कि किसी की जुर्रत नहीं होगी, लेकिन हम एक क्यों ना एक इस पे चीज़ कर दें, क्योंकि तमाम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं अगर हम उन पे भी पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि जब वो सिगरेट पीते हैं बेशक स्टूडेंट के सामने नहीं पीते होंगे, जब वो सिगरेट पी के क्लास के अंदर आते होंगे लेकिन वो स्मेल लाजमी आती होगी उससे की स्मेल कुछ टाइम तक आपको पता है कि साथ रहती है, तो उससे ज़्यादा जो है वो काफ़ी इफेक्टेबल चीज़ होती है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो आजकल जज्बाती है। तो बच्चा जो है वो यहीं से शुरू करता है कि मेरा टीचर सिगरेट पीते हुए कितना अच्छा लग रहा है या कुछ भी इस तरह से उसका मेंटोर हो वो ये हमारी यहाँ से अगर शुरुआत को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि वो एफएससी के बाद या एफएससी में जब पहुँचे तो कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ पर उसको पीछे वाला अपना प्रिव्यू याद आता है कि यार नहीं मैंने पीछे से ये कुछ सीखा हुआ है, मैंने आगे भी ये कुछ नहीं करना। तो इस तरह से मैं भी समझता हूँ कि अगर सर भी इस तरह से एक्शन लें तो टीचर्स के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाए स्कूल टाइमिंग के दौरान तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। मुझे तो लगता है इसमें पूरी कैंपेन चलनी चाहिए स्कूल लेवल पर ना, बच्चों को आगाही फराहम की जाए कि सिगरेट इस तरह से नुकसानदेह आपके लिए। आपको इस हवाले से मैं कुछ बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर जैसे कॉलेजेस हैं तो क्योंकि हमारे अंडर आते नहीं है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जो मैनेजमेंट है उनको भी पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और जिस तरह आपने बिल्कुल बजा किया कि एक वैसे भी इलीगल है, एक मेंटोर है उसको तो कतन जेब नहीं देता, कोई एक जो बच्चों के लिए मॉडल है और वो बच्चों के सामने इस तरह सिगरेट नोशी करते हुए देखे, ये तो बच्चे ने तो यकीनन उसको वो आइडियल है, मॉडल है, उसने फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक इस बड़े लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, एक तो ये अपना जो इंटरनल उनका एटमॉस्फेयर है वो इस हवाले से अपने जो इनिशिएटिव हैं वो ज़रूर उठाए। और साथ मैं समझता हूँ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। अगर कहीं नज़र आती है जहाँ से हमने नज़रअंदाज किया वहीं से उसका फैलाव शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? ये सेगमेंट आपका बहुत अच्छा है, जिसमें मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन होंगे, इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जिक्र हो रहा था जो बच्चे हैं वो तालीम से दूर हुआ, तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं करते। उसकी बेसिक वजह है वो फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और जो बच्चे टेक्निकल माइंड रखता है, बहुत से पास मोहम्मद शकूर की आवाज ब्रेक हो रही है। शुक्रिया शकूर, आपने कॉल की, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, हम तक नहीं पहुंच रही थी। अहमद की तरफ आते हैं। अहमद, क्राइम की आप सूरत हाल पे बात कर लेते हैं हम कि क्राइम की क्या सूरत हाल है। लेकिन अब क्राइम का सवाल कर ही लेते हैं, क्राइम की क्या सूरत हाल है। इसी के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ाबगर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, दहशतगर्दी के वाक़यात आपने जिक्र किया है, ऐसा नहीं है कुछ।
तो तेज़ाब गर्दी के लाजमी है। हाँ हाँ, और तेजाब गिरदी, शायद मेरे मुंह से तेज़ाब गलत निकल गया। तेज़ाब गर्दी के, और साथ में जो आपने अब क्राइम की बात की, तो पहला सवाल है क्राइम का, तो क्राइम पे बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जनूबी पंजाब का मेन जो गैंग था, जो ट्रांसफार्म चोरी करता था, जो वापडा के ट्रांसफार्म चोरी करता था, वो गैंग पकड़ा गया। मुल्तान पुलिस थाना सदर ने उसको पकड़ा है। तो उससे तमाम ट्रांसफ़र वो जहाँ पर फ़रोख्त करते थे, चीज़ें निकाल के किस तरह से करते थे, चीज़ें बरामद की हैं कि कैसे तुम इतना सब कुछ कर लेते थे, चलती बिजली को आपने काटना, तो ये वो गैंग पकड़ा गया है। वैसे दहशतगर्दी तो मैंने कहा, लेकिन ये जो तेजाब गर्दी है, ये कोई दहशतगर्दी से कम तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। खुद सोचें हाँ, कि बिल्कुल कितना भयानक चीज़ है ये। बिल्कुल ऐसे ही। दहशतगर्दी के ज़मरे में ही मेरे हाँ ख्याल जी। में आना चाहिए इसको। बिल्कुल ऐसे है। तो क्राइम की सूरत हाल के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें, तो मुल्तान शहर में क्राइम भी हो रहा है। तो उसके बरक्स मुल्तान पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो है वो डकैती राजनी की जो वारदातें हैं, वो ख़ास तौर पर गुलकश डिवीज़न में ज़्यादा रोनुमा हो रही हैं। जैसे थाना बीसड के इलाके में, थाना कादरीपुर रां के इलाके में, गुलगश्त के इलाके में, थाना सदर के इलाके में, थाना अल्पा के इलाके में, इस तरह की जगह पर वारदातें हो रही हैं। लेकिन दूसरे अगर डिवीज़न के हवाले से बात करें, कैंट डिवीज़न में, सदर डिवीज़न में, सिटी डिवीज़न में, तो दूसरे नंबर पे सिटी डिवीज़न है, तीसरे नंबर पे कैंट डिवीज़न है, चौथे नंबर पे सदर डिवीज़न आ जाता है वारदातों के हवाले से। इसमें जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कल थाना सदर शुजाबाद पुलिस ने भी गैंग पकड़ा है, जिससे जो है वो चोरीशुदा चीज़ें जो हैं, डकैती का सामान भी बरामद हुआ है। तो वारदातें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बरक्स मुल्तान पुलिस की कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन गुलकश डिवीज़न जो है वहाँ पर वारदातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई गैंग जो है वो सामने नहीं आया जा सका। और ख़ास तौर पर वहाँ पर ताजिर हजरात हैं, उनके ताले काट के दुकानों से सामान निकाल लिया जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करने के हवाले से। मुल्तान पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस गैंग को भी गिरफ्तार कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा आपने सवाल किया कि तेज़ाब गर्दी के वाक़या, 2 वाक़ये हुए गुज़श्ता रोज़ मुल्तान शहर के इलाके में, एक दौलत गेट के इलाके में और एक वलायताबाद के इलाके में। ये 2 जगह पर मामला पेश आया है। पहले तो सवाल ये है कि खुला तेज़ाब मिलता ही क्यों है? क्या उसका आईडी कार्ड, क्या उसका नंबर जो लेके जा रहा है, क्या आपने उसका लिखा है? नहीं लिखते। ये बस 50 का दे दो, 100 का दे दो, 200 का दे दो, आम खुलेआम मिल रहा है। तो एक ने दौलत गेट वकूआ पेश आया, तो उसने शोहर ने बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंका, जिससे बीवी का चेहरा जो है वो भी जुलस किया और कुछ हिस्सा जो है वो भी जिस्म का वो भी मुतासिर हुआ है। और शोहर जो है वो तेज़ाब फेंक के भाग गया। जब मेरी पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना था कि घरेलू मामूली रंजिश थी, जिसके बाद जो है वो शोहर ने ये इक़दाम किया। और दूसरा वलायताबाद के इलाके में जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया, तो उसने शोहर ने अपनी बीवी पर भी और 2 छोटे बेटों पर भी तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब फेंक के शोहर फ़रार हो गया, लेकिन उसको पुलिस ने विदिन 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। जब उसको गिरफ़्तार किया तो उसने पहले तो वो मान नहीं रहा था कि मैंने तेज़ाब फेंका है। वो तो कहता मैंने पानी फेंका है। उसने कहा पानी अगर फेंका तो वो मुतासिर कैसे हो गया, जला कैसे? तो बाद में उसने पुलिस की तफ्तीश है, वहाँ पर एक शापर पड़ा था। पुलिस ने कहा नहीं, ये शापर शराब का, वो तेज़ाब का ही है। तो वो फिर मान गया, कहता हाँ ये तेज़ाब ही लेके आया था जिसमें मैंने फेंका। तो उसने कहा कितने का ले? कहते मैं 100 रुपये का तेज़ाब लेके आया था। तो वजह क्या थी? घरेलू रंजिश थी। घरेलू रंजिश के ऊपर अदम बर्दाश्त जब तक नहीं होगा, तो इस तरह के वाक़यात हमें मज़ीद देखने को आएंगे। तो उससे मेरी SSP इन्वेस्टिगेशन से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अब जो खुलेआम पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं, जो तेज़ाब फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उनके हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। उनको सख्ती से ऑर्डर कर दिया है कि कोई भी अगर आपसे तेज़ाब ख़रीदने आता है तो आईडी कार्ड नंबर, उसका नंबर, नाम, तमाम चीज़ें, उसकी पता आप लिख के फिर उसको देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या होगा तो वो भी उसमें मुलजिम उतना ही होगा जितना वो। आपको लगता है कि ये सलूशन है? देखिए मैडम, सोल्यूशन तो हम जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मंशियात पे पुलिस ने कंट्रोल किया, तो इस तरह से अगर जो खुलेआम तेज़ाब फ़रोख्त कर रहे हैं तो इस पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो पॉजिटिव नताइज जो हैं वो हमारे सामने काफ़ी आएंगे। ठीक है। तो इससे हम रोकथाम के वाले सबसे पहले हमारे अंदर खुद अदम बर्दाश्त होना चाहिए। जब हमारे अंदर अदम बर्दाश्त ही नहीं होगा तो हम किस तरफ जाएंगे? तो उसमें कुछ पता नहीं होता। तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम कौन सा कदम उठा रहे हैं, हमारे अगला कदम क्या है, इसके बुरे असरात क्या हैं,
पॉजिटिव असरात क्या हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। ठीक है सर, आपकी तरफ आते हैं। बच्चों में स्कूल के जो दाखिले उसकी सूरत हाल क्या है? बच्चों में मुझे लगता है कि अब तालीम के हवाले से जो दिलचस्पी है वो इतनी कम होती जा रही है, इसके क्या वजह है? मैडम, इस बार जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रॉपर जो एडमिशन शुरू होते हैं वो होते हैं 1 अप्रैल से, जो हमारा तालीमी साल शुरू होता है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको जो ये ईयर 1 फेब से ही इसको स्टार्ट इनिशिएटिव लिया है। तो इस वक्त हमारे जो है दाखिला है उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी है और पंजाब के तमाम अज़ला में इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। हमारा रोज़ाना फॉलो अप लिया जा रहा है, लाहौर से फॉलो अप लिया जा रहा है, तमाम अज़ला का हम रूट लेवल पे ले रहे हैं। तो इसकी यह है कि मैक्सिमम दाखिले भी किए जाए और साथ साथ वो बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे उनका भी सर्वे हो रहा है साथ। जो स्कूल नहीं जा रहे थे सर्वे भी हो रहा है। जब सर्वे एक यूनियन कौंसिल के लेवल पे सर्वे होता है, डोर टू डोर होता है, और जब उसके बाद जो बच्चे आइडेंटिफाइड होते हैं हम उसको नियर बाई स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं, उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट भी करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूसी के सर्वे में चले जाते हैं। एक जर्नल एनरोलमेंट कैंपेन भी चल रही है, एडमिशन्स भी हो रहे हैं, साथ साथ ये सर्वेज भी हो रहे हैं और उस सर्वे की रोशनी में उसके तहत जितने बच्चे आइडेंटिफाइड होते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे उनको भी साथ साथ दाखिला किया जा रहा है। ठीक हो गया सर, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए अगर बात कर ले तो क्या चीज़ें सामने आई हैं? और इसी के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या नई चीज़ें आप इसमें मौसर अंदाज में तालीमी निज़ाम में बेहतरी लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से? इस हवाले से मैडम जो मैं समझता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जो टेक्निकल एजुकेशन थी पहले वो कॉलेजेस लेवल पे थी, अब मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको 9th से स्टार्ट कर लिया, 9th क्लास से स्कूल लेवल से। तो उसमें मैट्रिक जो है उस टेक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि अब ये दाखिले होंगे, इसके बाद 8th के एग्ज़ाम के बाद वालिदैन के पास अपॉर्चुनिटी होगी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चा जनरल एजुकेशन की जगह टेक्निकल एजुकेशन, ताकि उसकी जनरल एजुकेशन भी हो साथ हुनरमंद भी हो जाए। ठीक है, तो उसके भी दाखिले इस कंप्यूटर 9th में ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बेहतरी आएगी। सर आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि सेगमेंट का वक्त हो गया, आपने वक्त दिया, सर बहुत शुक्रिया। अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ तालीम पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं कि तालीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपका तालीम निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। एक मेगा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, उस पर बात नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 19 फरवरी से स्टार्ट है, यानी कि आज उसका पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, और हम देख रहे हैं कि ये 9 मार्च तक जाएगा और ये मैचेस खेले जा रहे हैं लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, जबकि इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई में होंगे। तो ये तमाम सूरत हाल मैच के जो मैच से प्यार करने वाले लोग हैं, जो मैच लवर हैं, उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि 1996 के बाद ये पहला चैम्पियन ट्रॉफ़ी है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी और टीमों में ही पाकिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल हैं। बहुत से मैच को देखने वाले, मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या होने वाला है, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी जिस मैच पे एक्साइटेड होते हैं वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है। तो ये वो मैचेस होते हैं जब सारे काम छोड़ छाड़ की टीवी के आगे बैठ जाते हैं कि हमने मैच देखना है, वो एक्साइटमेंट होती है। और पाकिस्तान का जो ख्वाब था मेगा इवेंट की मेज़बानी करने का, वो भी पूरा होने जा रहा है, और 29 साल होने के बाद हम ये इस मेगा इवेंट की मेज़बानी करने जा रहे हैं, अपनी शराइत पर करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी कामयाबी है मोहसिन नकवी साहब की कि हम हाइब्रिड मॉडल अपनी शराइत पर इसको लेके आगे चल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो चल रही होती हैं, इंसान के ख्वाब होते हैं जो पूरे होने होता है। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं लेकिन आपका ख्वाब कुछ और होता है, तो आप उसको भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक
फॉर एग्जांपल एक इंसान डॉक्टर है और उसको ट्रैवल करने का शौक है, उसको ट्रैवल व्लॉगिंग करने का शौक है, तो वो साथ साथ उसको भी लेके चलता है, उस पैशन को भी लेके चलता है। तो कितना अच्छा होता है ना कि आप अपनी तमाम चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हैं तो डॉक्टर, लेकिन उनके शौक कुछ हो रहे हैं और कितना सफ़र उनका मुश्किल रहा, कहाँ कहाँ तक सफ़र किया उन्होंने, इस पे भी बात करेंगे हम। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है डॉक्टर नुमान जफ़र, जो कि यूट्यूबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल थैंक ठीक यू है वेरी मच जी। फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और कहाँ कहाँ तक आप घूमे। और इसी के साथ साथ तशरीफ फरमा है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इजहार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर जो बात होती है ना, वो लोग बड़े शौक से कान खोल के सुन रहे होते हैं कि क्या होने वाला है। जो मेरे ख्याल में तो ख़वातीन भी बहुत सारी ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स को देखती हैं और उससे प्यार करती हैं। पाकिस्तान मेगा इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है 29 साल बाद। क्या ख्वाब जो था वो हकीकत बनने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारा मेगा इवेंट ना पाकिस्तान में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेगा इवेंट है ना, ये हमारे लिए चैलेंजेस की हैसियत रखता है कि जिस तरह इसके लिए रोड़े अटकाए गए थे ना कि मेगा इवेंट यानी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, और हमने हमारे आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम तो ऐसी है कि कोई काम बगैर चैलेंज के करती नहीं है और डट कर मुकाबला करती है। और इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मेगा इवेंट के लिए जितना डट कर मुकाबला किया ना, उसकी जितनी भी तारीफ किया, ख़ासतौर पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए ना, बहुत कम है। हालांकि पड़ोसी मुल्क भारत ने इतने रोड़े अटकाए ना इस मेगा इवेंट कि वो शुरू से ही कह रहा है कि हम अपना ना ये किसी और जगह मुंतकिल हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। लेकिन इतने शानदार इंतजाम और इतना पावरफुल आईसीसी के सामने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मेगा इवेंट मोहसिन नकवी साहब की कामयाबी बदौलत पाकिस्तान में हो रहा है। ये इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान की कामयाबी है, साथ क्रिकेट की भी कामयाबी है कि पाकिस्तान को बहुत अरसे से ना कोई मेगा इवेंट नहीं मिल रहा था। तो मोहसिन नकवी साहब की काविशों से जो मेगा इवेंट मिला ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और पाकिस्तानी कौम तो है ही क्रिकेट लवर्स, और वो क्रिकेट को जितना देखते हैं, कितना समझते हैं और क्रिकेट से जितना मोहब्बत करते हैं, आप खुद भी आज अंदाज़ा लगा देंगे कि कराची स्टेडियम आज कितना फुल पैक होगा और शायकीन क्रिकेट कितने जोशो खरोश से ये मैच देखेंगे। और ये इसमें हमारी कामयाबी है। और इंशाल्लाह ये जिस तरह ये रोड़े अटकाए जा रहे थे ना, पाकिस्तानी कौम ये इंशाल्लाह मेगा इवेंट ना निहायत ही कामयाबी से ना लोगों को चैलेंज समझ कर कहेंगे कि हम पाकिस्तानी कौम है और इंशाल्लाह हम हर मैदान में ना डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह हम ये चैंपियन ट्रॉफी लेके आएंगे और इस पे बड़े लोग भी तबसरे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये ट्रॉफी जो है वो हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आए। सर आपकी तरफ आते हैं, मुल्तान से अमेरिका, अगर आपकी अर्ली लाइफ की बात करूँ तो सबसे पहले उस पर आते हैं। इब्तिदाई तालीम के हवाले से बताइए और फिर उसके बाद मुल्तान से अमेरिका का सफ़र कैसा रहा आपका? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे यहाँ बुलाने का। तो ये भी एक स्टोरी है मेरे ख्याल ज़िंदगी की। मुल्तान में पैदा हुए, मुल्तान पब्लिक स्कूल में पढ़े, तो वहीं से मैंने ना अपने स्टेज ड्रामों का आगाज़ स्कूल से किया। तो करते रहे और बहुत असल ये थे कि इसको इंजॉय कर रहा था मैं। फिर निश्तर में चले गए मेडिकल में, तो निश्तर में भी मैं ये स्टेज ड्रामे करता रहा। तो उस वक्त छोटे होते ना हम लोग ऑस्कर्स देखा करते थे, तो मुझे बहुत शौक था कि मैंने ऑस्कर लेना। अब प्लान हमने ये किया है कि ये बाकी सब छोड़े छाड़े हमें हॉलीवुड जाना है। तो पता चला जी कि ये आप अमेरिका नहीं जा सकते, वीज़े नहीं लगते थे। लेकिन आप क्योंकि मैं मेडिकल कर रहा था राइट नाउ, तो पता चला कि आप यूएसएमएलई कर लें, रेजिडेंसी करें तो आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो सच्ची बात जो थी, घर वालों का भी प्रेशर तो था, लेकिन ये कि मैं इस शौक में दो चीज़ें थी ज़िंदगी का शौक। एक मैंने डिज्नी में रहना है मिकी माउस के पास, और दूसरा मुझे हॉलीवुड जाना है। तो लो जी उस चक्कर में हमने निश्तर से एमबीबीएस करने के बाद यूएसएमएलई की, वो अमेरिका का एग्ज़ाम होता है, अमेरिका पहुंचे, रेजिडेंसी ढूंढी, रेजिडेंसी ट्रेनिंग की। तो 2007 में वहाँ से मैं फ़ारग हुआ। तो फिर मैंने अपनी वहाँ पे यानी कि फ़िल्म जो थी पढ़ाई का आगाज़ किया। अब एज अ डॉक्टर, फैमिली भी, बच्चे भी हो गए, तो उस वक्त आप टोटल हर चीज़ छोड़ के तो हॉलीवुड बैठ नहीं सकते। शुरू में कोशिश की हॉलीवुड बैठ, उन्होंने कहा जी आप आएँ
और शहर में आप जो है ना ड्यूटियाँ चटखाएं फिर कोई आपको काम मिलेगा। अब वो एज अ डॉक्टर पॉसिबल नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार मैं खुद ही पढ़ाई करता हूँ। तो 3-4 साल जो है वो मैंने ऑनलाइन सारी फिल्म स्टडी किया। अच्छा, जिस दिन हो गया ग्रीन कार्ड, तो उस दिन हमने समझे कि अब हम स्टीवन स्पीलबर्ग बन गए। हमने जी जनाब साहब जोश में उठे और $2 लाख का लोन लिया बैंक से, जाके सबसे महंगा कैमरा रेड एपिक और सबसे महंगे तरीन लेंसेज 50-60 हज़ार के लेंसेज, मल्टीपल लेंसेज लिए और पहली प्रोडक्शन शुरू कर दी। वो 3 साल से मैं पढ़ रहा था फिल्म प्रोडक्शन। तो पहली मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई मुल्तान में, लाइफ इन अ डॉलर। तो यहाँ से बना गए। अब वो रेड एपिक पे बनी हुई थी। रेड एपिक है प्रोफेशनल कैमरे जो आपके, जिस पे आपकी हॉबिट बनी हुई है, आपकी आयरन मैन बना हुआ है। अब जब मैं बना के वापस पहुंचा हूं अमेरिका, वहां फंस गया। उसका प्रॉब्लम यह था कि आपको एडिटिंग करनी है और आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, क्योंकि वो रॉ फुटेज है। अब वो मुझे नहीं आती थी। तो मैं मुख्तलिफ फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के पास गया। उन्होंने जी $20-20 हज़ार मांगे ग्रेडिंग के और $20 हज़ार एडिटिंग के। मैं कहा तो $40 हज़ार और का खर्चा है। उन्होंने कहा जी, फिर मुझे एक वहाँ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा आप यूं करें यार, सारा कुछ आपने खुद कर लिया है, इसको भी खुद ही सीख लें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कहा यार ये ठीक है। वहाँ से चले तो मैं ऑरलैंडो में एक बड़ा मशहूर फिल्म स्कूल है, उसका नाम है फुल सेल। तो फुल सेल से तकरीबन 15-20% जो हॉलीवुड के आपके प्रोड्यूसर्स, कलर ग्रेडर्स, डायरेक्टर्स, वो सारे फुल सेल से होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिल्म स्कूल नहीं है अमेरिका में। मैं फुल सेल पहुँच गया। तो फुल सेल उन्होंने कहा जी कि मैंने पढ़ना है और मुझे मेनली 4 चीज़ें जो थी वो मेरा फोकस था। कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन कहते हैं, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और साथ में स्टोरी राइटिंग। अच्छा, लेकिन अब वो कॉलेज है, 26-27 उनके सब्जेक्ट्स थे, 2 साल की वो डिग्री, और उन्होंने कहा जी $80 हज़ार फीस है तो आप आ जाएं। तो उस वक्त मैं एज अ डॉक्टर जो था, वो एक सिस्टम होता हॉस्पिटल है, तो साथ साथ मेडिकल तो चल रहा था, रोटी तो हम मेडिकल से खा रहे थे। और वो बल्कि जो मैं जहाँ पे ऑरलैंडो में जॉब कर रहा था, वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं बन चुका हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। तो मैं 1 हफ्ता काम करता था हॉस्पिटल में, 1 हफ्ता छुट्टी होती थी। ये फिल्म के लिए भी हम छुट्टी करते थे। तो मैंने उनको कहा भी कि मुझे 1 हफ्ता काम है, 1 हफ्ता छुट्टी, तो जिस हफ्ते छुट्टी वहाँ आ सकता हूँ मैं, जिस हफ्ते काम है वो तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का काम है। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, अभी कॉलेज है, आप फुल टाइम आएंगे और आप डिग्री लेंगे। और मैं कहा मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे बस सिखा दें। मुझे एक चीज उस वक्त बड़ी ख्याल आई कि हम सब वो, आपने अगर आपको याद हो, एक 3 इडियट्स फिल्म में था कि वो कहते हैं एजुकेशन लो, हर बंदा डिग्री के पीछे भागता है। हाँ। पहली दफा जिंदगी में एहसास हुआ कि यार डिग्री तो चाहिए ही नहीं थी। हाँ। डिग्री तो मैं निश्तर से, अमेरिका से अपना MD की डिग्री ले चुका हूँ, डिप्लोमा मेडिसिन बन, डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड। आपको तो काम सीखना ना, ताकि आप खुद से कर सकें। मुझे तो काम सीखना है। वो माने ना, वो प्रिंसिपल का ये कैसे हो सकता है? कभी डिग्री नहीं चाहिए। मैंने कहा यार आप जिस क्लासेस में बैठ रहे हो उसके पैसे ले लें आप। वो क्या, नहीं जी हो नहीं सकता, हमारा तो आज तक कभी हुआ नहीं। फिर जी बहुत उनसे बैक एंड फोर्थ हुई। मैंने कहा यार आप मुझे प्लीज क्लासेस में बैठने दें। उन्होंने नहीं बैठने दिया। अब फिर मैं परेशान, भाई अब क्या करूं। फिर वही दोबारा मैं उनके पास गया जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज थी। तो उनके उन्होंने कहा यार इस तरह ये ऑनलाइन साइट्स हैं, फिर आप दोबारा ऑनलाइन पढ़ लें। फिर अगले 1-2 साल जो थे वो, फिर बल्कि 1 साल ही, वो मैंने 1 साल तकरीबन जो है वो कलर ग्रेडिंग और साथ में एडिटिंग खुद ही सीखी एडोबी प्रीमियर पे। वो जब सीख ली, फिर अपनी वीडियो जो थी लाइफ इन अ डॉलर, उसको मैंने एडिट किया 1 साल बाद। 1 साल तकरीबन। तो उसको खुद ही एडिट किया, खुद ही कलर ग्रेड किया, और सबसे पहला काम किया उसको मैंने हॉलीवुड भेज दिया। ओके। अब बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि वो एक्सेप्ट हो जाएगी। पहले एंट्रीज आप भेजते हैं, एंट्रीज एक्सेप्ट होती हैं कि 10, 15, 20 एंट्रीज एक्सेप्ट हुई। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में थी। तो उसके बाद जो था वो फिल्म फेस्टिवल में जीत भी गई। अब वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड में वो मैं फर्स्ट प्राइज जीत गया। ओके। अब वो जी हम और खुश हो गए। हमने कहा यार हम तो पूरे स्टीवन स्पीलबर्ग बन गए, जितनी मेहनत की है। अच्छा, तो ये पहला स्टेप था। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि ये था उसका, आप कहेंगे कि प्रैक्टिकल। अब आया जो कमर्शियल साइड पे। अब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को मैं बड़ा खुश जी कि ये अगर आप देखें लाइफ इन अ डॉलर है जी, क्या वो मुल्तान में बनी है। बेसिकली वो स्टोरी थी 3 बच्चों की। उसमें यह कि वो 3 भाई हैं, वो एक घर में
नौकर है जैसे यहाँ पे काम करता है, एक बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ता है, एक भाई जो है, तीसरा जो है वो गांव में काम शाम करता है। तो बेसिकली मैं दिखा ये रहा था कि पाकिस्तान में ये छोटे बच्चे जो हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब ये इनकी लाइफ क्या है। मैं जो उस डॉक्यूमेंट्री को उठा के गया बहुत सारे चैनल्स के पास, तो भाई आप इसको, अब जारी बात है इतना खर्चा हुआ $2-2.5 लाख का खर्चा हुआ, आप इसको जो है लोन चढ़ा हुआ है, इसको आप खरीदें। तो एक बड़ा मशहूर चैनल है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपकी डॉक्यूमेंट्री लेते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप पाकिस्तान वापस जाएं। उस डॉक्यूमेंट्री में एक जगह पे वो बच्चा जब काम कर रहा है तो एक उनके जो काम करने वाला, उन्होंने उसको सजा दी, उसको कान पकड़वा दी। वो मैंने बल्कि जाके छुड़वाया, मैंने कहा यार वो वीडियो बना रहे हैं, नहीं करो ऐसे। उन्होंने कहा जी ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप वापस जाएं, इस बच्चे को ढूंढें, इसको उल्टा लटकाएं, मतलब आप इसको अब्यूज करें और कोई मार कुटाई को खून छून को उल्टा लटकाएं, सेंसेशनल बना दें इसको। और मैं परेशान, मैंने कहा नहीं भाई। ये सेम टाइम था जब एक और पाकिस्तानी ने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एसिड की थी कि वो औरतों के ऊपर मुंह पे तेजाब फेंका जाता और उसको ऑस्कर्स मिल गया था। एक ही पाकिस्तानी है जिनको 2 ऑस्कर्स मिले। अब मुझे उन्होंने यही कहानी की कि आप वापस जाएं, इस तरह से सेंसेशन डालें। मैंने कहा मेरी बात सुने मेरे भाई, पहली बात तो ऐसे नहीं हो रहा, कभी इक्का दुक्का को वाकयात पाकिस्तान में हो जाते होंगे नौकरों के साथ, लेकिन अगर आप उसको मैं डॉक्यूमेंट्री में, और वो भी एक जिसको मैं फिल्म फेस्टिवल जीत चुका हूँ, उसमें इस तरह की चीज मैं ऐड करता हूँ जो कि मेरे हिसाब से झूठ है, वो पाकिस्तान की बुराई करने वाली बात है ना। इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसको फिर हम नहीं खुश भी हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं चैनल से बड़े दिन होता रहा, लेकिन मैंने कहा जी मैं वापस जाके ये नहीं डालूंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं कैसे करूंगा, ये तो झूठ है। तो उन्होंने कहा जी कि मतलब पाकिस्तान को नेगेटिवली आप उसको प्रमोट नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा अगर 1-2 वाकयात हैं जैसे स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इजहार साहब से भी उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। चैंपियन ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की शराइत मान ली गई हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की ये बड़ी कामयाबी है कि इस दफ़ा जो अपनी शराइत पे उन्होंने ये सारे काम किए हैं और भारत नहीं जा रहे हम खेलने के लिए। मैडम मैं से पहली बात ये कि माजी में ना ये देखा गया कि भारत ना हमेशा हरदर्मी रहा, खेल को खेल समझना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझना चाहिए, ना कि अपना ज़ातियात पे आना चाहिए। अच्छा, भारत को ना हमेशा ये अपना ना ख़तरा रहता है कि उसे के ना उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा सकता है ना वो पाकिस्तान पहुंचा सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंचा सकता है रेवेन्यू की शक्ल में। और पाकिस्तान भारत इसी तरह चाह रहा था कि किसी तरह भी ना ये मेगा इवेंट ना पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पीसीबी को रेवेन्यू जनरेट होगा हम सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने ये कहा, मैं पहला यानी कि साफ़ी हूँ, जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल का ऐलान हुआ था तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि भारत किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि वो तरक्की ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की हो। अच्छा, फिर आया पारा हाइब्रिड मॉडल के माजी में ये होता था कि भारत अपना एक तरफा हाइब्रिड मॉडल, हम भारत जाया करते थे, भारत पाकिस्तान नहीं आता था। लेकिन इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने जो जुर्रतमंदाना इक़दाम किया ना, उसमें ये क्या कि हम 3 साल तक भारत नहीं जाएंगे, भारत में कोई भी मेगा इवेंट होगा ना हम भारत नहीं जाएंगे और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और भारत घुटने टेकने में इस बार मजबूर हो गया कि वाकई उन्होंने ये हमारी शराइत भी मानी कि अगर हम हम भारत नहीं जा रहे तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। ये पहली दफा हुआ था कि एशिया कप में ना जो मेजबानी हमने पाकिस्तान ने की थी, एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने अपनी शराइत मनाई और उसे ना कोलंबो मुंतकिल कर दिया, श्रीलंका। लेकिन इस बार जो हुआ है ना कि अगर वो दुबई खेल रहे हैं ना, तो जितने भी अब मेगा अगले 3 साल में 2028 यानी 2028 में जितने भी मेगा इवेंट भारत में होंगे ना, उसमें हम ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना कोई भी मेंस या वीमेंस टीम अपना भारत नहीं जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तरह हमने अपनी शराइत बनवाई है। तो ये मैं समझता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें नुकसान जो हो रहा है ना, वो भारत अपनी हरदर्मी की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि अब भारतीय टीम पाकिस्तान है। अब आप ये देखें,
कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका हो सकता है यह मेगा इवेंट कैरियर का आखिरी मेगा इवेंट हो, लेकिन वो तमाम अपने क्रिकेट कैरियर में पाकिस्तान नहीं आ सके। अगर वो इस मेगा इवेंट में रिटायरमेंट लेते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में बगैर खेले हुए इतने बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट हो जाएंगे और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ये तो कामयाबी है कि हमने अपनी शराइत बनवाई है। इसके अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जिसका अवार्ड हम मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि देखें अब हम स्टेडियम्स की तकमील, उसकी खूबसूरती को देखें, इफ्तिताही प्रोग्राम्स हुए बहुत सक्सेसफुली, वो भी चीज़ें भी तो उनकी तरफ पीसीबी चेयरमैन को जाती हैं। बेशक बल्कि ये है कि आज जो अपना इफ्तिताई मैच होगा उसमें सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मेहमान ख़ुसूस होंगे और एयर शो होगा और दुनिया को हम बताएंगे कि हम एक पूरा अमन मुल्क है और हमने ये मेगा इवेंट करा के ना हम दुनिया को एक पैगाम भी देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो अवाम है ना क्रिकेट लवर्स है और स्पोर्ट्स लवर्स है और दूसरी तरह ये सब कुछ जो ना मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी की काविशों का है कि हम मेगा इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, उसके बावजूद कि हमने कितने हमारे लिए रुकावटें डाली गई, उसके बावजूद आज अल्लाह का शुक्र है वो मेगा इवेंट पाकिस्तान होने जा रहा है। ठीक हो गया। उम्मीद फिर वही चीज़ें वही सारी कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ ईसा खैर से। जी शकूर साहब ने जो तजज़िया किया है ये बिल्कुल ठीक है कि इंडियन टीम घबराती है हमारे उससे। इंडिया को याद होगा जब इमरान खान की क़यादत में बेंगलोर में ये टेस्ट सीरीज आ रहे थे और इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की जबरदस्त बॉलिंग थी और इसके बाद जब श्रीकांत एक दफा टेस्ट सीरीज में आउट हुआ था, दोबारा उसको कॉल कर नहीं माना, दोबारा कप्तान ने कॉल किया कि आज अगले ही ओवर में आउट हुआ। तो इनको अनजाना खौफ है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरी बहुत सी दुआएं हैं। अपना एक तो मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरी बहुत सी दुआएं पाकिस्तान टीम के लिए कि इंशाअल्लाह ताला वी विल विन द ट्रॉफी 2025 इंशाअल्लाह। लेकिन आपने एक स्पिनर खिलाना है, आपका अब तो कादिर रिस्ट स्पिनर था, आपके पास रिस्ट स्पिनर नहीं है। आप देखिए ना साउथ अफ्रीका के 2 स्पिनर वापस आ गए हैं रिस्ट स्पिनर। आप जब तक ये जिसको गूगली बॉलर राइट डाउन गूगली बॉलर कहते हैं तब तक वो आप नहीं खिलाएंगे। आपकी दूसरी टीम के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। आपने इब्रार अहमद को जरूर खिलाया बट वो इस टाइप के स्पिन के साथ एक रिस्ट स्पिनर होना, वो ऑफ स्पिन है, लेग ब्रेक राइट फ्रॉम एक स्पिनर आपको लेना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा आपने जिस तरह मोहम्मद अब्बास है ऐसे बॉलर्स को लें जो लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। अगर आप लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं होगी तो आपको बहुत से रन पड़ेंगे जैसे शाहीन अफरीदी को पड़ रहे हैं। जब तक आपकी लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं होगी आप जितनी स्पीड लगा लें, स्पीड से बॉलिंग नहीं होती, अक्ल से और लाइन लेंथ से बॉलिंग होती है। तो मेरी बहुत ही दुआएं जो सर डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर और हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं। आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। और इस पे क्या कहेंगे सर आप? नहीं, इनका तो तज़िया माशाल्लाह लगता है क्रिकेट लवर्स है। अच्छा, जिस मैच का ये जिक्र है ना बेंगलोर में जो हुआ था उसमें 11 खिलाड़ी नहीं खेले थे, उसमें 12 खिलाड़ी खेले थे, वो अंपायर भी भारत का था। हाँ। और उसमें भारत किसी सूरत में ना उन्होंने 3 ऐसे मेजर आउट थे जो नहीं दिए थे और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए, लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीता बेंगलोर के मैदान सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर। दूसरी है कि ये इन्होंने कहा कि स्पिनर्स का, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना उसमें सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर है जो इब्रार की शक्ल में है और हमारे पास 2 जो स्पिनर है वो नॉन रेगुलर स्पिनर है। तो उसका पाकिस्तान, अच्छा बरसगीर पाक व हिंद की जो पिचेस होती है ना, यानी कि वो अपना स्पिनर्स को मदद देती है। तो इस मौके पे ना मेगा इवेंट में ना हमारे पास 2 रेगुलर स्पिनर होने चाहिए थे। अब सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर था कि जो उसने साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे वो कामयाब रहा और उसने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कराने में, यानी कि पाकिस्तान को वनडे में क्लीन स्वीप कराने में उसका बहुत बड़ा किरदार है साउथ अफ्रीका की सरजमीन। और साउथ अफ्रीका अपनी सरजमीन पर पहली बार वनडे में क्लीन स्वीप हुआ था और वो स्पिनर्स की वजह से हुआ था। तो मैं यहाँ के एक स्पिनर्स को, रेगुलर स्पिनर्स को शामिल होना चाहिए। लेकिन अब तो टीम सिलेक्ट हो गई है तो हम ये भी है कि इस टाइम जितना भी स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ी है ना, हम उनसे तवक्को करें कि वो इंशाल्लाह ना हर उस शोबे में ना कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ना खासूसन बॉलर्स को
एक तवज्जो देनी चाहिए, जो डेथ ओवर है ना 41 से 50 ओवर तक, उसमें पाकिस्तान की ना जो कारकर्दगी है ना वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। पाकिस्तानी बॉलर ज्यादा रन्स खाते हैं, तो उस पर अगर वो कंट्रोल कर लेना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बैटिंग में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा इंशाल्लाह। सर आपकी तरफ आते हैं, हमने जहाँ से इसको छोड़ा था इस सफ़र को वहीं से आगाज़ करते हैं इसका फिर से। तो मैं बता रहा कि फिर उसके बाद चैनल से डील नहीं हुई, उधर से लोन बहुत ज़्यादा चढ़ गया। वो हमने जिसको कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक होता है कि चवल मार ली, कि कैमरा तो कोई भी यूज़ हो सकता था, हमने जाके दुनिया के सबसे महंगे तरीन कैमरे और लेंसेज ले लिए। खैर, तो 1-2 साल जो थे वो लोन उतार रहा हूँ। और उसके बाद वो जो कंप्लीट करनी थी या उन्होंने वापस भेजना था कि उसी बच्चे को ढूंढे और उसको इस तरह से, वो वापस आए थे आप उसको? नहीं, मैंने बिल्कुल ना कर दी। मैं कहा ये पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब यहाँ ग्रो अप हुए सारी ज़िंदगी पाकिस्तान, अमेरिका में रहते हुए भी, अमेरिकन सिटीजन होते हुए भी, ड्यूल नेशनैलिटी, ये पाकिस्तान के खिलाफ मैं ये हरकत नहीं करूँगा। आप वो कह रहे हैं जी, वो मुझे उन्होंने एग्जाम्पल दी, मैंने कहा जी वो आपके साथ पाकिस्तानी है और उन्होंने ऑस्कर जीत लिया है। मैंने कहा ये इस तरह का ऑस्कर नहीं जीतना। ऑस्कर जीतना है कोई रियल काम करके, मतलब गलत पूरे कंट्री के मुंह पे एक मतलब ये कि एक धब्बा लगा के तो नहीं जीतना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो नहीं किया। तो उसके बाद लेकिन वो से लोन, थोड़ा सा वो भी डिप्रेस सा भी हो गया कि यार ये तो बस फजूल है काम, नहीं हुआ मेरे से। तो 1-2 साल इसी में गुजर गए। तो 2015 आ गई, फिर जोश चढ़ गया कि काम तो करना है। तो वो मैं शकीरा, एक बहुत मशहूर सिंगर, उनका एक गाना है वाका वाका जो था, उसमें ना एक वो आई डोंट नो उस वक्त वो गाना भी था या नहीं, लेकिन एक ख्याल जरूर था कि मैं उसमें वो कहती कि अगर आप घोड़े से गिरेंगे तो दोबारा उठ के आप दोबारा सैडल पे बैठे और फिर भागे। मैं कहा यार 2 साल लग गया दोबारा रिकवर करते हुए कि यार नहीं, फिर कुछ करना है। तो फिर एक जोश चढ़ा, फिर हमने यहाँ पे कुछ एयरवाई कुछ और चैनल्स के साथ इनके बंदे शंदे लेके फिर मैं दोबारा एक रोड टू चाइना की सीरीज बनाई। तो रोड टू चाइना वो तकरीबन मेरे ख्याल 15 एपिसोड की तकरीबन सीरीज होगी। वो बना के फिर मैं वापस अमेरिका पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल से जॉब छोड़ के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो उसमें मैं बहुत बिजी हो गया, तो वो मैं अभी तक वो सीरीज जो थी वो मैं ऑन एयर नहीं कर सका। ओके, क्या वजह रही? एक तो जब अपनी प्रैक्टिस, अपना बिजनेस आप शुरू करते हैं ना, पहले 1-2 साल तो बिजनेस में बहुत ही बिजी हो जाता है। अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में बड़ा बिजी हुआ, साथ में बहुत सारी फुटेज थी और चैनल से मैं यहाँ बात करता रहा, लेकिन मेरी किसी चैनल से कोई प्रॉपर डील नहीं बन सकी। कुछ चैनल से कहा आप एडिटिंग करके फाइनल हमें प्रोडक्ट दें। मुझे सच्ची बात ये थी कि अमेरिका में एज अ डॉक्टर जो है, वो फुल एक पूरी लाइफ है मेरी एज अ डॉक्टर। मैं सुबह जाता हूँ काम पे और शाम को 5-6 बजे आप आ रहे होते हैं। सारा दिन आपने 25, 30, 40 पेशेंट देख के आपका वैसे ही दिमाग पिलपिला हुआ होता है, और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारियां, तो जाहिर बात है वो फिर तो उसमें वो डिले, और साथ में लोन इतना ज्यादा हो गया मेरे ऊपर, वो सारा वो आपको पता, फिर सूद चढ़ गया। मैं क्या मुसीबत कर ली मैंने अपने, वो डिप्रेशन हो गया होगा आपको। तो वो मतलब स्ट्रेस, डिप्रेस तो पूरा नहीं हुआ लेकिन डिस्ट्रेस। कई दफा ऐसा होता था कि रातों को उठ के मैं कहता यार मैंने अपने साथ क्या किया। कुछ साल इसमें गुजर गए, तो फिर मुझे जोश चढ़ा। फिर अपने एक पाकिस्तानी और चैनल के साथ बात हुई, फिर हमने एक और सीरीज बनाने की शुरू की, लाइफ इन अमेरिका। उसकी एपिसोड 1 बनाई, वो जाके मिनीसोटा में बनाई, वो आज भी पड़ी है, वो भी ऑन एयर नहीं हुई। पहली नहीं हुई, आपने दूसरी बना ली। दूसरी नहीं हुई, तीसरी बनाई। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने पहली 2 नहीं चलाई? मसला ये कि टाइम मिल नहीं रहा कि चैनल्स के साथ मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूं, लेकिन जिंदगी का एक ही शौक है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है। अब वो चले ना चले, मुझे प्रोडक्शन करनी थी, मैंने तीसरी बनानी शुरू कर दी। खैर वो एपिसोड 1 बनाई, वो -40 में जाके मैंने शूटिंग की। वो अब चलेगी इंशाल्लाह, कि वो अब मेरे अपने चैनल पे चल जाएगी। अब ये फायदा हुआ यूट्यूब से कि वो अब मेरे पास अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ। वो फिर खैर एपिसोड 1 के बाद वो भी चैनल का नाम तो मैं नहीं ले सकता, उनसे मेरी काफी डिस्कशन होती रही। उन्होंने कहा पूरी सीरीज बना दें, फिर हम डिसाइड करेंगे चलाएं ना चलाएं। मैं कभी बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो गया, और या तो आप मुझे कंफर्म करें कि ये आप सीरीज चलेगी तो मैं बाकी बनाता हूँ। तो वो एपिसोड 1 ही बनी सिर्फ, फिर छोड़ दिया। फिर 1-2 साल ऐसे गुजार दी, वही लोन ही उतारते गुजार गए। तो इसी दौरान फिर मैंने टीवी सीरियल, ड्रामा सीरियल प्लान किया। तो उसी सिस्टम में पाकिस्तान में बहुत सारे जो बड़े हमारे एक्टर्स हैं, इनसे बात होती रही। मैंने एक सीरीज़ लिखी, ड्रामा सीरीज़ लिखी। फिर मेरी हुसीना मोइन साहबा से बात हुई, उनके साथ प्लान बना कि वो अमेरिका आएंगी, कास्टिंग वो करेंगी। और
उस दौरान ये कोरोना आ गया, उनकी डेथ हो गई, और इसी दौरान मेरे ये जॉन रैम्बो साहब हैं, अफजल खान, उनसे मेरी गपशप बड़ी चल रही थी। ये लोग ऑरलैंडो आ गए, तो मेरे पास आए, तो इनका यूट्यूब चैनल चल रहा था। तो इन्होंने मुझे, मैं आज मतलब ऑन एयर ही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ये सारे जो करते रहे हो तो अपना यूट्यूब चैनल चला। यूट्यूब चैनल मैंने 2009 में बनाया। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 2009 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर शुरू में कुछ वीडियोज़ लगाई। वो मज़ेदार बात थी, मैं वीडियो लगाता था, वो उसमें व्यू ही कोई नहीं था। अच्छा, वो जाके ना मैं खुद प्ले करके देखनी, तो एक व्यू आता था, वो नोमी भाई का 1 व्यू था। वो भी जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वो मेरा ही अपना। और मजेदार बात है, यूट्यूब इतना तेज है, आप वो जाके ना 5-7 दफा दोबारा चलाए ना, वो आपको व्यू नहीं देता, वो आईपी एड्रेस की बेस पे वही व्यू, वो 1 व्यू वाले नोमी भाई। तो मुझे रैम्बो भाई कहें यार तुम चैनल चलाओ, मैं कहा यार मैं तो 1 व्यू वाला नोमी भाई हूँ, मैं कहाँ से चैनल चलाऊं। उन्हें कहा यार चला दो, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे हेल्प किया, एक्चुअली समझाया। यूट्यूब का ख्याल मुझे कभी नहीं आया था, जो सच्ची सी बात है। मैं जनाब सा मतलब मुझे था बिग स्क्रीन, रेड एपिक और हॉलीवुड, मैं उस चक्कर में लगा रहा। तब एहसास हुआ भी उधर कहानी नहीं चल, तो अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू करें। तो 2022 में मैंने एंड पे जो है यूट्यूब का प्रॉपर काम शुरू किया। तो फिर तकरीबन पहले शुरू में तो आप ये देखें कि हर महीने में 100 तकरीबन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। तो अगस्त 2023 तक ऐसे ही था, 500-600 लोग हुए। वो भी ठीक है। फिर मैंने जुलाई अगस्त 2023 था, एक वीडियो थी उसकी। फिर मैं तकरीबन वीकली, फिर मैंने हर वीक में एक प्रॉपर प्रोडक्शन, यानी कि उसको फिर मैं मतलब प्रॉपर, ये इसको कहेंगे ना फुल प्रोफेशनल प्रोडक्शन। क्योंकि अब मुझे 12 साल तकरीबन हो चुके हैं एडोबी प्रीमियर यूज़ करते हुए, तो एडिटिंग खुद सब कुछ आ गया, कलर करेक्शन अब तो हर चीज़ ही उसमें कर लिया। तो फिर वो एक हफ्ते वीकली जो है मैं प्रॉपर प्रोडक्शन लगाता, उसके दरमियान कोई शॉर्ट्स, कोई लाइव्स। तो फिर एक वीडियो जो थी वो हॉलैंड के गांव की थी, वो बड़े मज़ेदार हुआ, वायरल। वही मैं मायामी गया, तो जुमे की शाम है, तो उस वक्त 500-550 मेरे फॉलोअर्स, 559 थे। तो बस वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो चीज़ चलनी चल गई। तो वो मैंने हॉलैंड की वीडियो लगाई। तो उस रात जब मैं रात को 12-1 बजे मैंने देखा, तो यकदम ना 1100 लोग हो गए। ओके, वो एक ही वीडियो ने 600-700 बढ़ा दिए। तो वो 1000 आपको व्यूअर चाहिए होते हैं यूट्यूब के लिए मोनेटाइज करने के लिए। सर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं अवॉइड करूँ कि मैं कोई सवाल ना करूँ, क्योंकि सर खुद इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को आगे लेके चल रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि वो हॉलैंड के एक गांव था, और मेरा ख्याल है कि हैरान हूँ, अल्लाह मियाँ ने ऐसी ऐसी जगह बनाई इस दुनिया पे कि आप हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं जन्नत कैसी हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। अगर आपको टाइम लगे तो वो हॉलैंड की वो ज़रूर आप वो गीथॉन, वो गांव का नाम है, एम्स्टरडैम से तकरीबन 2 घंटे दूर है। वो गाड़ी मैंने रेंट की, मैंने उसकी मशहूरी सुनी थी, वहाँ गए। अम्मी भाई मैं इतनी खूबसूरत जगह जिंदगी में नहीं देखी। ये आ गई आप यूट्यूब पे है? ये टैप तो 2000 इसी से तो यूट्यूब चली थी, तो आपकी व्यूअरशिप आई। तो वो जुम्मे की शाम मैंने लगाई, और मैं मामी पहुंचता हूँ, यानी लगा के 4 घंटे के बाद रात को 11-12 बजे चेक किया, तो 500 से 1100 हो गए लोग। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं कहा भाई 1000 लोग हो गए, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा आगे चाहिए नहीं। तो सैटरडे को सो के उठा, वो 11,000 हो गए। मैंने कहा 1000 से 11,000 हो गए। 1000 से 11,000 हो। मैं कहा वाह भाई वाह, बहुत हो गए, अल्लाह मियां ये शुक्र है, अब और नहीं चाहिए, बस ठीक है। संडे की सुबह उठा तो 24,000 हो गए। मैं कहा भाई ये बहुत ही हो गए, इतना तो प्लान ही नहीं था। बस उसके बाद ये था कि वही बात कहता हूँ, चलते चले गए। फिर अगस्त से लेके दिसंबर 2023 में पाकिस्तानी था, तब जाके मैं पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा। तो वो मैं हंसता हूँ कि 2009 से 2023 के दिसंबर तकरीबन 14 साल लगे। मुझे लोग कहते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए, मैं कहा यार सिर्फ 14 साल लगे, 14 साल की कहानी, 1 लाख सब्सक्राइबर होते हुए। तो आगे फिर उसके बाद जो था वो फिर मैंने बस मुझे ये समझ आ गई कि लोग देखें ना देखें, मेरा शौक जिंदगी का है प्रोडक्शन करनी। तो उसमें होता ऐसे है कि आप लोग भी शायद वीडियो में देखते होंगे, कुछ वीडियोस ऐसी कि आपने बेतहाशा मेहनत की है और उस पर 200 व्यूज आते हैं। कुछ ऐसी हैं जिसपे मैंने इतनी मेहनत नहीं की और उस पर जनाब 50,000 व्यूज आ जाते हैं। तो कई दफा आपको ना काम करते हो, हर हफ्ते अब मैं करता हूँ, हर हफ्ते तकरीबन जो है मैं शाम को 6 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, घंटा 1.5 ऐसे टीवी देखता हूँ, 7-8 बजे एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। तो वीकडेज में मैं एडिटिंग करता हूँ, 3 से 5 घंटे रोज काम करता हूँ, और वीकेंड्स पे मैं शूटिंग करता हूँ।
या फिर अगर मैंने यूरोप जाना है तो यूरोप फिर ये कि 2 हफ्ते निकाले, पूरी छुट्टी की और यूरोप चले गए, एक ही दफ़ा रिकॉर्डिंग्स करा है सारी आप, और फिर वो बैठ के हर हफ्ते उसमें मुख्तलिफ कुछ छोटी सी सीरीज़ भी चलाई, क्रूज़ पे गए, क्रूज़ की सीरीज़ 5 एपिसोड की सीरीज़ चली, अच्छी चली। तो कुछ एपिसोड्स के व्यूज़ बहुत थे, कुछ के कम थे। तो कभी कभी जब व्यूज़ कम आए तो शुरू में डिप्रेशन से भी फील हुई कि यार इतनी मेहनत कर ली और व्यूज़ कम आ रहे। फिर मैंने एक बात सोची, मैं कि नहीं 200 व्यूज़ भी अगर हैं, 100 भी हैं, अगर आप, मैंने एक बात सोची कि यार मेरा तो एक व्यू हुआ करता था, 100 लोगों का मतलब है अगर आप इस कमरे में 100 लोग भरेंगे, यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं। मैंने कहा इतने भी बहुत है, 100 देखें, 50 देखें, 20 देखें, वो भी बड़े, उन्हीं के लिए बनाऊंगा। अपना शौक पूरा हो रहा है, 20, 25, 50 जितने देखते हैं, देख तो रहे हैं ना, टेंशन नहीं काफी है। तो मैंने फिर हर हफ्ते, अब अल्लाह का नाम लेके कोशिश होती है कि हर हफ्ते एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन, और उस हफ्ते के दौरान कुछ शॉर्ट्स, कुछ लाइव। अगर मैं ऐसे अभी दोहा गया हूँ, दोहा भी शूटिंग के लिए 3 दिन रहा, तो उसमें कुछ लाइव चला गया, कुछ शॉर्ट्स लगा दी। तो बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते अब तो कुछ 6-6.25 लाख लोग हो चुके हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि शुरू में ऐसा टाइम भी आया कि आप बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं मेडिकल में कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कि वो ना रोज आप देख रहे हैं कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए, कितने व्यूज। फिर वो भी मैंने अपने आप को एज अ डॉक्टर, ठीक है, सर डॉक्टर का प्रोफेशन है, लोग डॉक्टर, अब तो मेरे ख्याल में वो नहीं दौर रहा कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। अब तो आप यूट्यूब से भी बहुत कमा रहे होते हैं ना, यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि लोग अब इस तरफ भी आ रहे हैं कि यहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सर पहला मैच होना पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या आप तवक्कुआत क्या है, कैसा होगा ये मैच? अच्छा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो कराची स्टेडियम का मैच है ना, कराची के जो उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई है अभी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें ये देखा गया है कि ये बैटिंग पिच थी, इसमें ज़्यादा रन्स बने हैं और बॉलर्स के लिए ना वो ज़रा ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मेगा इवेंट से पहले जो पिच होती है वो कुछ और होती है। अब पिच अब आईसीसी के कंट्रोल में आ गई है, तो अब पता नहीं पिच स्पोर्टिंग पिच होगी, बॉलिंग के लिए पिच होगी या बल्लेबाजों के लिए पिच होगी, ये देखना है। लेकिन ये है कि अगर आज 2 बजे मैच शुरू हो रहा है तो जो पहले बल्लेबाजी करता है ना, उससे ना पहले ना एज एडवांटेज होता है कि वो अच्छे अपना रन्स बनाए। लेकिन यह है कि पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये हर मैदान में ना हर चैलेंज का ना सामना करती है। और वो ट्रायंगुलर सीरीज़ हार गई थी पाकिस्तान, लेकिन ये है कि रिजवान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये उन्होंने बरमला कर हमें इजी ना लें, तो कोई ये समझे कि हम आसान टीम है तो हमें इजी ना समझे, हम किसी टाइम भी ना काया पलट सकते हैं। तो पाकिस्तानी टीम तो ऐसी ही है, वो किसी टाइम भी ना काया पलट सकते। और 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, उसमें आप जितने भी मुबस्सिरीन उस दौर की राय देख लो, पाकिस्तान तो फाइनल 4 में भी नहीं था उनकी माहिराना राय में, और पाकिस्तान वो मेगा इवेंट जीता। ठीक है ना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो ऐसी है, वो किसी भी टाइम ना कुछ भी कर सकती है। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को ना खास तौर पे है वो डेथ ओवर्स है ना, उसमें अपने रन्स को कंट्रोल करो, ज़्यादा विकेटें हासिल करें। साथ पाकिस्तान का एक मसला है ओपनिंग का। हमारे एक साइम अयूब इंजर्ड हुआ है ना, तो उसमें हमें ना ओपनिंग के लिए ना थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा साइम अयूब की वजह से। साइम अयूब के, लेकिन बाबर को ओपनर भेजा है, लेकिन बाबर बहैसियत है कैरियर देखा जाए ना तो नंबर 3 की पोजीशन पे ना वो बेस्ट है। उन्होंने 105 ना वनडे नंबर 3 की पोजीशन पे खेले हैं, और 19 से 19 सेंचुरियां जो कैरियर की है ना, वो नंबर 3 पोजीशन पे की है। ओपनिंग में ना उनका कैरियर इतना अच्छा नहीं है, 5 उन्होंने मैच खेले हैं उनका तकरीबन ना। तो फिर बाबर आजम को ही क्यों ओपनिंग के लिए चूज किया? उसकी वजह यह है कि बाबर आजम वाहिद प्लेयर है जो हर चैलेंज का मुकाबला करने को तैयार होता है, और बाबर फेस भी करते हैं। और बाबर आजम ने पिछले दिनों काफी तनकीद का भी सामना किया पाकिस्तान से, ये भी बिल्कुल वो रन में होना चाहिए। उसके बावजूद उनको ये एक बड़ा टारगेट जो है वो सौंपती है। देखते हैं कि क्या होता है। सर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन और कारकर्दगी चैंपियन ट्रॉफी में आप क्या देख रहे हैं अब? अच्छा, और अगर पिच की बात करें तो वो भी हमें बताएं कि पिच कैसी है हमारी इस दफा? नहीं, पिच तो खैर स्पोर्टिंग होगी दोनों के लिए, बॉलिंग के लिए, बैटिंग बल्लेबाजों के लिए, बॉलर्स के लिए, दोनों के लिए सूदमंद साबित होगी। सिलेक्शन पे अगर है तो अब तो टीम बन चुकी है, अब क्या तनकीद करें। ठीक है, हम जो 2 अपना अचानक एंट्री हुई है ना, उस पर तो तनकीद जारी है क्योंकि खुशदिल खान और अपना ना फहीम अशरफ अचानक आए हैं।
पाकिस्तान को 1-2 स्पिनर्स की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान ने स्क्वाड जो बनाया 15 उसमें एक रेगुलर स्पिनर मौजूद है। तो स्पिनर्स के लिए ना बहुत कुछ ज़रूरी था कि ना पाकिस्तान ना 2 स्पिनर लाजमी रखे, लेकिन अब टीम बन चुकी है, इसी 15 से रुकनी स्क्वाड से ही हमने मैच खेलना है। तो ये है कि लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम ना जब अपनी आई पे आती है ना बहुत कुछ कर जाती है। तो पाकिस्तान ने बड़ी से बड़ी टीमों को ना जेर कर दिया, और पाकिस्तान को सबसे बड़ा एज यही है, होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड में उन्हें बहुत अच्छा है, उनका नफसियाती तौर पर पाकिस्तानी टीम बड़ी मजबूत टीम है और होम ग्राउंड का उसका एज हासिल है। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान ना यहाँ भी मैच जीतेगा, और दुबई में जिसने भारत के खिलाफ मैच खेलना है 23 फरवरी को, वो भी इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही रिवायती हरीफों के दरमियान दोनों ममालिक मैच हो जाए तो वैसे ही अपना ना, होम ग्राउंड तो है ही, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि कौन टफ टाइम देगा पाकिस्तानी टीम को? अच्छा, जो जिस ग्रुप में है ना पाकिस्तान, वहाँ न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश और भारत है जो इब्तदाई अपना ग्रुप है। लेकिन तीनों टीमें अच्छी टीमें हैं, उसमें ये नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि जो टीम आज का मैच हारेगी ना, वो 50% ये समझ ले कि वो इवेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि उन्हें आखिरी 2 मैच जीतने के साथ साथ एवरेज भी ज्यादा करनी होगी। तो पाकिस्तान कोई भी टीम है ना, उसका हर मैच अहम है, ठीक है ना। और पाकिस्तान को आज हर सूरत, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ना उनका रिकॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पे निहायत जिसे कहते हैं ना कोई नहीं है, क्योंकि 3 मैच हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में और तीनों पाकिस्तान ने हारे हैं। हाँ, माजी में तो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो आज का मैच जीतना लाजमी है। आज का मैच जीतना पाकिस्तान। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर फाइनल में जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया, फाइनल में चला जाता है, तो फिर मैच कहाँ होगा? पाकिस्तान नहीं, दुबई, वो तो एक मुआहिदा हुआ ना, क्या हो चुका है कि वो फिर भी दुबई में होगा। अगर ना भारत किसी सूरत में सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है ना, तो उनके मैचेस दुबई में ही होंगे, किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, क्योंकि 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, उसका फाइनल भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, और पाकिस्तान ने हैवी मार्जिन से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। तो इस तरह यह है कि दुनिया भी चाहती है कि अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल मैच में आ जाए तो इससे बढ़कर ना क्रिकेट के लिए कोई बड़ा मैच नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि होम ग्राउंड का एज है, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है या नहीं, वरना तो फिर हम यही हमेशा कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल नहीं, हमें ना देख खेल को खेल समझना चाहिए। अगर खेल में जीत होती है तो खेल में हार भी होती है। तो इस लिहाज से मद्देनजर कि इसे जस्ट आप क्रिकेट समझे, स्पोर्ट्स समझे, हार जीत होती रही। ये है कि अच्छा खेले पाकिस्तान टीम, अगर जीत जाए हार जाए, कम से कम पाकिस्तानी आवाम को अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए, कोई अपना बुरे कमेंट्स नहीं देने चाहिए, खेल है लाजमी बात है। ठीक है सर, अब तक कितने ममालिक का सफर कर चुके हैं पाकिस्तान से? आप कहाँ कहाँ घूमने जा चुके हैं? मैंने सच्ची बात है गिने नहीं, लेकिन मेजॉरिटी यूरोप फिर चुका हूँ, कुछ पार्ट अफ्रीका का, इजिप्ट वगैरह, और अमेरिका सारी बात, नॉर्थ अमेरिका, कुछ साउथ अमेरिका। अभी रहती हैं जगह, अभी काफ़ी, मतलब चाइना, जब रोड चाइना बनाई, मैं उसको सैर करना तो नहीं कहूँगा, हम चाइना में एंटर हुए, पाकिस्तान से ही बनाई, ये जो सिल्क रोड थी इसी के ऊपर हम चाइना गए, और लेकिन ये कि वो बस चाइना में एंट्री थी, वो एक पूरा। सर, आपने क्या फ़र्क देखा अमेरिका में फिल्म मेकिंग के हवाले से और यहाँ पाकिस्तान में या डॉक्टर्स के हवाले से? आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन है कि फिल्म मेकिंग के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं, ये तो अल्लाह के डिसीजंस होते हैं, आप कहाँ पैदा होते हैं, कौन सी आपकी नेशनलिटी है, लेकिन अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में फिल्म मेकिंग की हैं वो हॉलीवुड किसी वजह से हॉलीवुड है, वहाँ पे ना फिल्म स्कूल हैं, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे जो बंदा है ना जिसकी ज़िंदगी का शौक एक ही था कि फ़िल्म प्रोडक्शन करनी है, वो मैं हंसता होता हूँ कि अगर मैं लॉस एंजलिस में पैदा हुआ था तब तक मैं को 50-60 फिल्में हॉलीवुड की बना चुका होता, क्योंकि आपके पास डे 1 से आपके पास चॉइसेस है ना कि आप फिल्म प्रोडक्शन में जाएं, फिर आप उसके बाद काम शुरू कर दें। ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग है और एक्सट्रीम आपकी, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली, यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई फिल्म स्कूल है या टीवी स्कूल है, एक तो ये मेरा ख्याल से होना चाहिए, और मेडिकल का भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। हम देखिए निश्तर मेरे लिए मतलब पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, जो हमें जो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ निश्तर से हमने जो फिजिकल एग्जाम सीखा है वो अमेरिका में वैसे नहीं, यानी मर्मर्स एक होता है, हार्ट इरेगुलर हार्ट रेट होता है, वो इरेगुलर हार्ट का साउंड होती है,
तो जैसे हमें स्टेथोस्कोप में सिखाए गए थे, अमेरिका में वो चीज़ नहीं। अमेरिका में तो वो ज़रा सा को मसला होता है, वो एको अल्ट्रासाउंड जो होती है हार्ट की वो करा लेते हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पे मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ पे तकरीबन 10 साल एवरेज एज जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक और उसमें मेन जो मेडिकल अगर आप पूछें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल सर, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो आपसे डिस्कस करी थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही है मेरी ज़िंदगी में कि शॉर्टकट कोई नहीं होता। और जो है ना, वो एक हमारे बड़े लीडर ने कहा था कि कोशिश आप करते हैं और कामयाबी अल्लाह देता है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मैं करना, लेकिन शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना आप लोगों ने। शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक हो, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। सर की जर्नी बहुत अच्छी थी और बहुत इंस्पायर हुए बंदा कि मतलब एक काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप उसके पीछे लग जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें आप कर जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।